गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी, और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बनती कोशिश। लास्ट क्लास में डिविडेंड पॉलिसी के चैप्टर में हमने एक मॉडल कंप्लीट कर लिया था, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल था, और वो था वॉल्टर मॉडल। करेक्ट। आज हम दो और मॉडल है, कौन कौन से नाम लिखा है, गॉर्डन मॉडल और एमएम मॉडल। आज हम इन दोनों मॉडल को कंप्लीट करेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इन दोनों में। सीधा स्टार्ट करते हैं। आज ये जैसे ही दोनों मॉडल कंप्लीट हो जाएंगे बैच ऑफ कर देंगे, मतलब आज की क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज बिना टाइम खराब किए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं गॉर्डन मॉडल। चलिए लिखिए आप लोग गॉर्डन मॉडल। अरे ये इतना बड़ा जी बना है, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट तो देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो इंपॉर्टेंट है, वो वाली बात है। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्टर है, गॉर्डन सेकंड नंबर पे, एमएम थर्ड नंबर पे। गॉर्डन ने क्या बताया, जैसा वॉल्टर ने बताया वैसा ही गॉर्डन ने बताया। आप लिखिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इफ आर मोर देन के ई। अगर रेट ऑफ रिटर्न के ई से ज्यादा है तो मिनिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसने जीरो नहीं बताया, क्या बताया, मिनिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, कम से कम, जितना कम दे सको उतना अच्छा है। अगर आर के ई से कम है, इफ आर लेस देन के ई, तो 100%, जैसा वॉल्टर ने बताया। और अगर आर के ई के बराबर है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन मार्केट प्राइस। मतलब आप डिविडेंड दोगे चाहे नहीं दोगे, उससे मार्केट प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारा मॉडल था गॉर्डन मॉडल। ओके, तो गॉर्डन मॉडल में आर के से ज्यादा हो तो कम से कम डिविडेंड, जीरो नहीं कम से कम। आर के से कम है तो 100%, नो रिटेन्ड अर्निंग। और अगर आर के इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉर्डन ने मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया, और वो फॉर्मूला है ई 1 - बी डिवाइडेड बाय के ई माइनस बी आर। ई 1 - बी ब्रैकेट में के ई माइनस बी आर। यहां पर पी का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। ई का मतलब अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, सेम जैसा वॉल्टर में था। यहाँ बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो। जैसे कि आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो है 70%, तो आपका रिटेंशन रेशियो हो गया 30%। ये जो 1/बी है, ये जो 1 - बी है, इसका मतलब है डिविडेंड पे आउट रेशियो। जब आप एक में से रिटेंशन रेशियो माइनस करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा डिविडेंड पे आउट रेशियो। के ई अगेन सेम, कैपिटलाइजेशन रेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटलाइजेशन रेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आर का मतलब अगेन सेम, रेट ऑफ रिटर्न। और ये जो बी और आर को मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिकली इट इज ग्रोथ रेट। बी और आर को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है उसको ग्रोथ रेट कहते हैं। अब सबसे मजे की बात, पता है ये फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला वही है जो हमने चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ रखा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने क्या फॉर्मूला बनाया था? हमने फॉर्मूला बनाया था के को कैलकुलेट करने का, सीएपीएम छोड़ो, हम फॉर्मूला कर रहे थे डीपी प्लस ग्रोथ अप्रोच। बेसिकली डीपी प्लस ग्रोथ अप्रोच ही है। डीपी प्लस ग्रोथ अप्रोच का फॉर्मूला था क्या था बताइए?
डीपी प्लस ग्रोथ अप्रोच का फॉर्मूला था D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट, करेक्ट कह रहा हूँ। ये केई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। नेट प्रोसीड में हम केवल प्राइस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे प्राइस पता करनी हो तो इस फॉर्मूले को कैसे चेंज करें? अगर मुझे प्राइस पता करनी हो तो इस फॉर्मूले को ऐसे कर सकते हैं, D1 डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब ये यहां आ जाएगा। इसको ऐसे पहले सॉल्व कैसे करोगे, ये के ई माइनस जी आ जाएगा, ग्रोथ इधर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P, है ना। P यहां आएगा तो D1 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। जी को कैलकुलेट करने का तरीका होता है B और R को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब B का मतलब क्या हो गया, रिटेंशन रेशियो, R का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप B और R को मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगी ग्रोथ रेट, तो ये आपका ग्रोथ रेट आ गया। अच्छा के ई, अभी मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, अभी मैंने प्राइस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा E1 माइनस बी डिवाइडेड बाय के ई माइनस बी आर। तो ग्रोथ रेट और बी आर तो सेम है, बी इंटू आर इक्वल टू ग्रोथ रेट। के ई, ये के ई की जगह आ गया। अब देखो E1 माइनस बी, 1 माइनस बी का मतलब होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, 1 माइनस बी का मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो अगर अर्निंग को डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो डिविडेंड ही तो आएगा। तो बेसिकली फॉर्मूला वही है, बट थोड़ा सा घुमाकर लिखा हुआ है वही। तो इसका मतलब हो गया कि प्राइस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो गया, E1 माइनस बी डिवाइडेड बाय के ई माइनस बी आर। इट इज मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर गॉर्डन मॉडल। और गॉर्डन ने बताया कि अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी की कॉस्ट से ज़्यादा हो तो आप डिविडेंड कम से कम दो। अगर आर के से कम है तो 100% जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और अगर आर और के बराबर है तो कुछ भी कर लो भाई, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, डिविडेंड दो चाहे मत दो, मार्केट प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा गॉर्डन ने बताया। ठीक है, तो कुछ नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें भारी है नहीं। बाकी सब कैलकुलेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आर कैसे निकलता है, के कैसे निकलता है, ये सारी जो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, ये सारी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी वॉल्टर मॉडल में पढ़ चुके हैं। सेम कैलकुलेशन, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन यहाँ पर काम आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 3 क्वेश्चन ही है। हाँ क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू, टोटल अर्निंग 40 लाख, नंबर ऑफ शेयर 4 लाख शेयर, एक शेयर 100 रुपए का, डिविडेंड पर शेयर 4 रुपए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब के ई 16%, रेट ऑफ रिटर्न आर 20% और रिटेंशन रेशियो 60%। अगर रिटेंशन रेशियो 60% है मतलब 40% इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। आपको वॉल्टर मॉडल से मार्केट प्राइस और गॉर्डन मॉडल से मार्केट प्राइस निकालनी है, बस और कुछ नहीं। देखो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं अर्निंग पर शेयर। टोटल अर्निंग हमें दे रखी है 40 लाख और नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं 4 लाख, तो अर्निंग पर शेयर हो गई 10 रुपए। डिविडेंड पे आउट 40% है, तो 10 रुपए का 40%, 4 रुपए डिविडेंड पर शेयर, और ये वैसे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ भी है 4 रुपए। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है 20%, के ई हमें दे रखा है विच इज 16%, और रिटेंशन रेशियो हो गया 60%, वो भी हमें चाहिएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मार्केट प्राइस एज पर वॉल्टर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, वॉल्टर मॉडल। मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल्स टू डी प्लस आर डिवाइडेड बाय के ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के ई। डिविडेंड पर शेयर 4 प्लस रेट ऑफ रिटर्न 0.20, के ई 0.16, ई 10 माइनस डी 4 डिवाइडेड बाय 0.16।
चलो चलो करते हैं कैलकुलेशन। 4 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 0.16 मल्टीप्लाई बाय 6, 7.5 डिवाइडेड बाय 0.16, 11.5 divided by 0.16, market price equals to 71.875 as per वॉल्टर मॉडल। नाउ हम कैलकुलेट करते हैं इसको गॉर्डन मॉडल से। गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन मॉडल गॉर्डन मॉडल में P इक्वल्स टू E 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय के ई माइनस बी इंटू आर। बहुत सिंपल सा ही फॉर्मूला है, कुछ ज़्यादा माता बच्ची है नहीं। अर्निंग पर शेयर 10 रुपये। 1 माइनस 60% को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.60, ठीक है, डिवाइडेड बाय, मतलब 60% का मतलब हो गया 60 डिवाइडेड बाय 100, 60 में 100 का डिवाइड करोगे तो 0.6। फिर के ई आपको क्वेश्चन में दे रखी है 16%, 0.16 माइनस बी इंटू आर। बी कितना है 60%, आर कितना है 20%। 60% को हम कैसे लिख सकते हैं 0.60, और आर को कैसे लिख सकते हैं 0.20, मतलब 20%। 60% और 20%, 0.6 और 0.2। परसेंटेज की जगह आप उसको पॉइंट में लिखोगे, ठीक है। 10 को 1 माइनस 0.6, 1 माइनस 0.6 होता है 0.4, 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस 0.6 और 0.2 को मल्टीप्लाई करो, 0.6 इंटू 0.2, 0.12, तो 4 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस 0.12, 0.04 इक्वल्स टू ₹100। एज पर गॉर्डन मार्केट प्राइस इज 100 रुपीज, एज पर वॉल्टर मार्केट प्राइस इज 71.875। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग लिख लीजिए, वॉल्टर लिखना है ना, ये आप वॉल्टर का मॉडल लिख लीजिए। ये आप लिख लीजिए गॉर्डन, बस सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना था और कुछ नहीं। इसने तो ये भी नहीं कह रखा कि बताओ ऑप्टिमम है या नहीं है। ऐसे यहाँ आर के से ज़्यादा है, तो वॉल्टर कहता है 0 डिविडेंड होना चाहिए, और गॉर्डन कहता है कम से कम डिविडेंड होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ABD लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अर्निंग पर शेयर 25, ये आपका हो गया E 25। डिविडेंड पर शेयर हो गया D, ये हो गया आपका 9। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका हो गया 12%, ये हो गया आपका KE 12%। रेट ऑफ रिटर्न आपका हो गया 16%। एक इंफॉर्मेशन आपको और चाहिए और वो है B, मतलब रिटेंशन रेशियो। देखो आप 25 रुपये में से 9 रुपये डिविडेंड दे रहे हो, 25 रुपये में से 9 रुपये डिविडेंड दे रहे हो, तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया? आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो, पहले डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो 9 रुपीज आउट ऑफ 25 इंटू 100, 9 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 36%। तो आपका रिटेंशन रेशियो कितना हो गया? तो आपका रिटेंशन रेशियो बचा हुआ हो गया 64%। आप 36% प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसका मतलब है रिमेनिंग 64% आप रिटेन कर रहे हो, करेक्ट। सबसे पहले आपको गॉर्डन मॉडल से प्राइस पता करनी है। गॉर्डन मॉडल, P इक्वल्स टू E 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय के ई माइनस बी आर।
अर्निंग पर शेयर है आपकी 25, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो आपका 64%, जिसको हम लिखेंगे 0.64, डिवाइडेड बाय के ई 12% है, जिसको आप लिखोगे 0.12, माइनस बी और आर को मल्टीप्लाई करोगे, आपका बी है 0.64 और आपका आर है 0.16, तो 25 को पहले आप 3.6 से मल्टीप्लाई करोगे 0.36 से, तो यह आएगा 9 रुपये, जो कि डिविडेंड है। के ई 0.12, फिर 0.64 को मल्टीप्लाई करोगे 0.16 से, तो 0.1024, 9 डिवाइडेड बाय 0.12 माइनस 0.1024, 0.0176, 9 डिवाइडेड बाय 0.0176 इक्वल्स टू 511.36, इट इज मार्केट प्राइस एज पर गॉर्डन। फिर हमें कैलकुलेट करना है एज पर वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल के हिसाब से P इक्वल्स टू डी प्लस आर डिवाइडेड बाय के ई माइनस डी, और इस पूरे में डिवाइड होगा के ई। डिविडेंड पर शेयर 9, रेट ऑफ रिटर्न है हमारी 16% 0.16, के ई 12% 0.12, 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 0.12, 9 प्लस 0.16 divided by 0.12 multiply by 16, it is 21.16 divided by 0.12 multiply by, correct है, multiply by 16, 21.33 divided by 0.12, 21.33 plus 9 divided by 0.12, market price 252.75, 252.75, इजी क्वेश्चन। डिविडेंड पे आउट रेशियो हमने निकाल दिया, 9 रुपए डिविडेंड पे कर रहे हैं आउट ऑफ 25, तो 25 रुपए का 36% है, तो 36% इज डिविडेंड पे आउट रेशियो, इट मीन्स 64% इज रिटेंशन रेशियो। ठीक, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन आपके जून 2016 अटेम्प्ट में भी आ रखा है। करंट मार्केट प्राइस एंड एक्सपेक्टेड ईयर एंड डिविडेंड ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ 90 and 4.5 respectively. Dividend growth rate is expected at 7% annually. Compute the overall cost of capital under the dividend growth model. पता है ये cost of capital मतलब cost of capital चैप्टर का क्वेश्चन है, के ई निकालनी है आपको। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई को कैलकुलेट करना है। के ई का फॉर्मूला क्या था, D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। आपकी D1 क्या दे रखी है, आपका डिविडेंड पर शेयर दे रखा है 4 रुपये 50 पैसे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। आपकी मार्केट प्राइस दे रखी है 90 रुपीज, वो हो गई नेट प्रोसीड इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट इज 7%। ये आप नेट प्रोसीड की जगह केवल प्राइस लिख देना P, तो के ई इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, 5% प्लस 7%, के ई 12%, तो ये तो ऐसे ही आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो जून 2016 अटेम्प्ट में आ रखा है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और मॉडल की, और वो है वॉल्टर मॉडल, सॉरी एमएम मॉडल। एमएम थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एमएम ने क्या बताया, तो वॉल्टर हो गया, गॉर्डन, अच्छा एग्जाम के हिसाब से ये दोनों मॉडल इंपॉर्टेंट थे। एमएम ने क्या बताया, एमएम ने कहा चाहे आप डिविडेंड दो चाहे मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपके डिविडेंड देने से और आपके डिविडेंड नहीं देने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब मार्केट वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक शेयर की प्राइस पे तो इफेक्ट पड़ता है, बट ओवरऑल मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब उसने क्या बताया कैसे करना है एमएम के अंदर, उसका एक फिक्स सिस्टम है कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। उसमें 3 स्टेप लेने हैं अपने को। क्या लेना है? 3 स्टेप। 3 स्टेप लेने हैं। सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 आप लोग लिख लीजिए, क्या करना है एमएम मॉडल में। सबसे पहले पहला स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट P1। P1 का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। P1 का फॉर्मूला होता है P0 1 प्लस KE माइनस D1। ये P1 का फॉर्मूला है। P0 का मतलब है करंट मार्केट प्राइस। इसमें P1 का मतलब तो हो गया करंट मार्केट प्राइस, सॉरी मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1। KE का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कैपिटलाइजेशन रेट, और D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। तो सबसे पहले तो हमें एक शेयर की मार्केट प्राइस निकालनी होती है। फिर दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, कैलकुलेट न्यू इक्विटी शेयर। फिर हमें दूसरा स्टेप लेना होता है नए इक्विटी शेयर कितने इश्यू करने हैं वो पता करना है। एक बार मैं लिखा देता हूँ, आप लिख लो। फिर जब हम इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। वो एमएम ने बताई ऐसे ही, ठीक है। कैलकुलेट न्यू इक्विटी शेयर, नए इक्विटी शेयर पता करने हैं। कैसे पता करेंगे? इन्वेस्टमेंट कितना करना है, इसमें से माइनस रिटेन्ड प्रॉफिट, तो ये आएगा अमाउंट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, अमाउंट ऑफ न्यू इक्विटी मतलब नए इक्विटी शेयर का अमाउंट, और नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर जिसको हम डेल्टा एन कहेंगे। क्या कहेंगे? डेल्टा एन, चेंज इन नंबर ऑफ शेयर। तो ये जो अमाउंट चाहिए, अमाउंट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, इसमें आप P1 का डिवाइड कर दो। आपको इक्विटी शेयर से कितना अरेंज करना है उसमें P1 का डिवाइड करो, तो आपके पास नए इक्विटी शेयर आ जाएंगे। और फिर आता है स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप, कैलकुलेट करंट मार्केट वैल्यू। फिर आपको करंट मार्केट वैल्यू पता करनी है। करंट मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला बताया इसने, NP0 इक्वल्स टू P1 N प्लस डेल्टा N प्लस E माइनस I डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। बिल्कुल आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, मगर बिलीव मी एक बार क्वेश्चन करोगे तो आपको ये जो 3 स्टेप पता चल जाएंगे। अच्छा, एग्जाम में कम आते हैं। अब इसमें ये N क्या है? N का मतलब होता है करंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अभी कितने इक्विटी शेयर है प्रेजेंट में? डेल्टा एन हो गया जो नंबर ऑफ शेयर चेंज हुए, डेल्टा एन। ये आपको 4 जैसा लग रहा है क्या? डेल्टा एन, वापस से लिखो, डेल्टा है ये, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा एन जो नए शेयर आएंगे वो। फिर यहाँ पर ई का मतलब होता है, नहीं यहाँ ई का मतलब अर्निंग पर शेयर नहीं है, यहाँ ई का मतलब है टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग्स। और आई का मतलब है न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट। के का मतलब वही है, सेम।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कैपिटलाइजेशन रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर कैपिटलाइजेशन रेट, दैट इज के। अब इसने क्या बताया, क्या इसकी थ्योरी थी, इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये 3 स्टेप आपने लिख लिए। ये 3 स्टेप के बाद हमें इसका क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, और क्वेश्चन को जिस सीरियल ऑर्डर से चले उसको चलने देना, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा ये चाहता क्या था। ठीक है, हाँ चाहता था, क्योंकि अब है नहीं ये दुनिया में। तो ये क्या चाहता था, ये देखो हम एमएम मॉडल पढ़ रहे हैं, मतलब हम जो एमएम ने बताया वो पढ़ रहे हैं, हम जनरल थियोरी नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पहले वॉल्टर का पढ़ा, फिर गॉर्डन पढ़ा, फिर एमएम पढ़ा। इन्होंने ऐसा बताया, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो बताया वो एकदम करेक्ट ही था। हम तो पढ़ रहे हैं इन्होंने ऐसा बताया, इट इज, ये जो भी पढ़ रहे हैं वो जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है, हम इनके कॉन्सेप्ट मॉडल पढ़ रहे हैं। तो कुछ गड़बड़ियाँ भी थी, कुछ ठीक भी था, तो वो मॉडल के अंदर की बात है। ठीक है, हम वो पढ़ रहे हैं जो इन्होंने बताया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल आप ध्यान से समझना, और क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे बड़ी बात ये, सबका सॉल्व करने का एक जैसा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 10, जून 2012 के एग्जाम आया हुआ है, वो तो कितने साल पहले ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था। नेशनल टेक्सटाइल अभी लेटेस्ट में भी बना है, बट वो छोटा ही था। नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन बिलोंग टू रिस्क क्लास of which the appropriate PE ratio is 15। PE रेशियो 15 दे रखा है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, KE 1/PE रेशियो इंटू 100 इक्वल टू KE। वॉल्टर में पढ़ा था हमने। इट करंटली, तो देखो KE, आप बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान मत देना, बिल्कुल आप केवल और केवल इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे ध्यान दो। KE 1/15 इंटू 100 इक्वल टू 1/15 इंटू 100, 6.6667%, ये आपको KE दे रखी है। इट करंटली है 75,000 शेयर, इसको कहते हैं N। अभी जितने शेयर हैं उसको हमने N नाम से डिनोट किया है, N मतलब MM ने उसको N नाम से डिनोट किया। अभी कितने शेयर है, 75,000, और अभी शेयर की सेलिंग प्राइस है 150, ये हो गया P0। अभी जो प्राइस है वो 150 रुपए। फर्म is contemplating declaration of dividend of ₹12 per share at the end of the current fiscal year। कंपनी डिविडेंड देना चाहती है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब D1, और वो देना चाहती है 12 रुपए का डिविडेंड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन MM मॉडल। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए, अगर डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया जाए। एज्यूमिंग द फर्म पे डिविडेंड हैज नेट इनकम 12 लाख, कंपनी की नेट इनकम कितनी है, 12 लाख, तो इसको कहते हैं E, नेट इनकम 12 लाख। मेक्स न्यू इन्वेस्टमेंट 15 लाख, ये हो गया I, न्यू इन्वेस्टमेंट 15 लाख। हाउ मैनी न्यू शेयर मस्ट बी इशूड, कितने नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। व्हाट वुड बी द करंट वैल्यू ऑफ द कॉर्पोरेशन अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाए। देखो हमने 3 स्टेप पढ़े थे। पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, मार्केट प्राइस पर शेयर निकालो। दूसरा स्टेप क्या बताया, नंबर ऑफ नए शेयर्स निकालो। और तीसरा स्टेप क्या बताया, करंट वैल्यू ऑफ कंपनी निकालो, है ना। ये 3 स्टेप ही है यहाँ पर। ये तीनों स्टेप हमें करने हैं 2 बार, अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो, और अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाए तो। मतलब हमें वो जो 3 स्टेप अभी मैंने आपको बताया, वो तीनों स्टेप 2 बार लेने। एक बार अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो, और एक बार अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाए तो। लास्ट में जाते हुए जो मार्केट वैल्यू आएगी ना, वो सेम आएगी। डिविडेंड डिक्लेयर करोगे या डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे, मार्केट वैल्यू सेम आएगी इसमें। और वही बताया था MM ने कि चाहे आप डिविडेंड डिक्लेयर करो चाहे मत करो, कंपनी की मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो तीनों स्टेप लेते हैं, फिर करेंगे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो वापस से 3 स्टेप लेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये तो लिख ही लो, आप ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
एन अभी जो नंबर ऑफ शेयर है, अभी जो मार्केट प्राइस है, डिविडेंड जो देंगे हम पर शेयर, ये जो अर्निंग है टोटल, और हमें 15 लाख रुपए का नया इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, वो है इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर। अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो, अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो सबसे पहला स्टेप, क्या स्टेप बताया मैंने? पहला मार्केट प्राइस पर शेयर P1। सबसे पहले आपको क्या पता करना है? P1। P1 का फॉर्मूला होता है P0 1 प्लस KE माइनस D1। अभी P0 है 150, 1 प्लस KE 6.6667%, ये परसेंटेज में, तो इसको 100 का इसमें डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.06667 माइनस डिविडेंड पर शेयर एक्सपेक्टेड 12 रुपए, तो 150 ये हो जाएगा 1.06667 इंटू 150 माइनस 12, 148, 148 रुपये मार्केट प्राइस होगी। अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर 148। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 न्यू इक्विटी शेयर। अब हमें न्यू इक्विटी शेयर पता करना है। अब आप इसको ऐसे समझो, एक साल बाद कंपनी को 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अब कंपनी के पास रुपए कहां से आएंगे? कंपनी नए शेयर इशू करेगी। अब कंपनी नए शेयर कितने इशू करेगी वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कितना इन्वेस्टमेंट करना है? हमें इन्वेस्टमेंट करना है 15 लाख। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट कब करना है? एक साल के बाद, मतलब फर्स्ट ईयर एंड होने पर। तो एक साल में कमाएंगे भी तो, कितना कमाएंगे एक साल में? हम एक साल में 12 लाख रुपए कमाएंगे भी तो ये काम आ जाएंगे। मगर हम डिविडेंड दे रहे हैं, हम 12 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दे रहे हैं, तो यहां लिखेंगे माइनस रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग 15 लाख रुपीस, नहीं सॉरी 12 लाख, 12 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट है, और उसमें से 75,000 शेयर पर 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से 9 लाख रुपए का डिविडेंड दे देंगे। तो 12 लाख रुपए की अर्निंग में से 9 लाख रुपए डिविडेंड देने के बाद भी तो 3 लाख रुपए बच जाएंगे। तो 3 लाख रुपए तो हम ये इन्वेस्ट कर ही देंगे, मगर हमें जरूरत कितनी है? 15। 15 में से 3 तो ये काम आ जाएंगे। रिमेनिंग हमें जरूरत पड़ेगी 12 लाख रुपए की, ये हमें नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। अमाउंट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, नए इक्विटी शेयर का अमाउंट 12 लाख। अब एक साल जब खत्म होगा तो एक शेयर की प्राइस कितनी हो जाएगी? 148। हमने निकाला P1। तो कितने नए शेयर इशू करने पड़ेंगे? न्यू इक्विटी शेयर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा N से, 12 लाख हमें चाहिए, और एक शेयर की प्राइस होगी एक साल बाद 148। तो 12 लाख में 148 का डिवाइड करते हैं तो हमें 8108 अप्रोक्सीमेटली 8108 शेयर इशू करने पड़ेंगे। अब आता है स्टेप नंबर 3, ये और नए शेयर इशू करने पड़ेंगे 8108, 8108। अब करंट मार्केट वैल्यू, अब इन सब के बाद हमारी करंट मार्केट वैल्यू क्या होगी? NP0 इक्वल्स टू P1 N प्लस डेल्टा N प्लस E माइनस I डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। P1 एक साल बाद मार्केट प्राइस 148, अभी कितने शेयर है? 75,000। एक साल बाद हम 8108 और शेयर इशू करेंगे,
तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 75,000 प्लस 8108। हमारी अर्निंग 12 लाख और अभी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए एक साल बाद का इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे। 15 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06667। तो कैसे करेंगे? 148 पहले 75,000 प्लस 8108 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 148 करेंगे, तो 12,29,090, 1,22,99,000, ये अप्रोक्सीमेटली 1,23 लाख है। उसमें 12 लाख ऐड करेंगे और 15 लाख माइनस करेंगे, तो आएगा 1,20,, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 1,20 लाख डिवाइडेड बाय, इसमें डिवाइड करेंगे 1.066667 इक्वल्स टू 1,12,50,000। अगर मैं डिविडेंड डिक्लेयर करता हूं तो एक साल बाद, मतलब जो करंट कंपनी की मार्केट वैल्यू है, करंट मार्केट वैल्यू वो होती है 1,12,50,000। अब सेम टू सेम ये जो 3 स्टेप है, ये हम डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करें तो भी करना है। वापस से, इफ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, इफ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर, यहाँ पर आपके कहीं पॉइंटों में रुपए आ रहे हैं, तो वो पॉइंट की वजह से मैंने राउंड ऑफ करके ये अमाउंट निकाला है, 1,12,50,000, ठीक है। डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाता, वापस से पहला स्टेप, P1 इक्वल्स टू P0 150 1 प्लस 0.066667 माइनस डिविडेंड अब जीरो हो गया, माइनस D1 जीरो हो गया। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा अप्लाई कर रहा हूँ। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 1.066667, एक शेयर की मार्केट प्राइस 160 होगी। सीधा अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं फॉर्मूला। स्टेप नंबर 2, न्यू इक्विटी शेयर। हमें कितने नए शेयर इशू करने पड़ेंगे? इन्वेस्टमेंट, हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 15 लाख माइनस रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग होगी 12 लाख। देखो 12 लाख का प्रॉफिट, डिविडेंड तो दे नहीं रहे, तो पूरा का पूरा रिटेन्ड हो गया, तो आपको 3 लाख रुपए के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। अमाउंट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, और वो होगा 3 लाख। न्यू इक्विटी शेयर, न्यू इक्विटी शेयर, 3 लाख रुपए के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, और एक शेयर की प्राइस एक साल बाद 160 रुपए होगी। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 160, 1875 नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, ये हो गया डेल्टा एन। अब स्टेप नंबर 3, करंट मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू NPO इक्वल्स टू P1 N प्लस डेल्टा N प्लस E माइनस I डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। P1 इज 160, 75,000 शेयर अभी है, और 1875 नए शेयर, 12 लाख की अर्निंग और 15 लाख का इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.066667 इक्वल्स टू 75,000 और ऐड करेंगे 1875, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 160 से, इसमें प्लस करेंगे 12 लाख, इसमें से माइनस करेंगे 15 लाख,
और इसमें डिवाइड करेंगे 1.066667, 1,12,50,000। जब हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे थे तो हमारी करंट मार्केट वैल्यू क्या आई थी? 1,12,50,000। और अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करें तो मार्केट वैल्यू क्या आएगी? 1,12,50,000। तो ये कह रहा है मार्केट वैल्यू तो दोनों ही सिचुएशन में सेम आ रही है, चाहे डिविडेंड डिक्लेयर करो चाहे मत करो। ऐसा एमएम क्या मानना था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चाहे मत दो, चाहे कितना भी दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या? P1 कैलकुलेट करना। दूसरा स्टेप क्या? न्यू इक्विटी शेयर पता करना। और तीसरा करंट मार्केट वैल्यू पता करना। तो डिविडेंड देते हैं तो भी करना है और डिविडेंड नहीं देते हैं तो भी करना है, जिससे कि पता चल जाए कि दोनों ही सिचुएशन में करंट मार्केट वैल्यू सेम रहती है। एमएम ने इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों बताया? आप क्या करें, मैंने कहा ना, इसके लिए तो ऊपर जाना पड़ेगा पूछने के लिए। अगर वो अभी तक ऊपर ही बैठा है तो, अगर उसका पुनर्जन्म हो चुका है तो फिर पता नहीं कौन से रूप में बैठा है वो। हो सकता है आप लोगों में से कोई एमएम था पिछले जन्म में, कब मरा अब ये तो मेरे को भी नहीं पता। तो ये भी तो हो सकता है कि 2-3 बार मर के जिंदा हो चुका हो, तो उसका देखते हैं कि कब उसकी डेथ हुई होगी। तो अब एमएम बताने के लिए मौजूद नहीं है और बस भुगतो अब आप लोग। क्या कह रहे हो? अच्छा, जब कोर्स आपके हाथ में होगा तो आप एमएम को कोर्स में से हटा दोगे? चलो मेरे लिए भी अच्छा है, एक मॉडल कम बना पढ़ाना पड़ेगा, 2 ही पढ़ाने पड़ेंगे, वॉल्टर और गॉर्डन। मेरा भी काम खत्म और आपका भी काम इजी। मतलब आप लोग कितने, आप अगर ऐसा करते हो तो आप कितने स्टूडेंट का भला करोगे, और मेरा तो भला करोगे ही करोगे। इन स्टूडेंट को तो क्या करना है, एक बार पढ़ना है, एग्जाम दिया, काम खत्म। मैं तो लाइफ टाइम पढ़ा रहा हूँ, तो हर साल इतनी बार एम एम बता रहा हूँ। तो फिर तो आप ऐसा जरूर करना कि इंस्टीट्यूट की जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है उसके में मेंबर बन जाओ और वहाँ से इसको कोर्स में से हटा दो, कि जहाँ जहाँ एमएम वहाँ से काट दो, वो मॉडल ही हटा दो कोर्स में से, कुछ और डाल दो इजी। नहीं लिख लिया आप लोगों ने? हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आगे के 2 क्वेश्चन ऐसे ही है, नहीं कराऊंगा मैं ही आपको, आपको घर पे नहीं करना है, ठीक है, यहीं पे करेंगे घर पे वाले। अब ये जो क्वेश्चन आज कर लेंगे, फिर प्रैक्टिस असाइनमेंट सब अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 11, अभिषेक स्टील लिमिटेड हैज 1 लाख इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। अभी 1 लाख शेयर है, ये हो गया एन, 1 लाख शेयर। सेलिंग प्राइस 100 रुपए, ये हो गया P0, अभी जो प्राइस है वो 100 रुपए। कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब के ई, 14% कैपिटलाइजेशन रेट। 65 लाख की इनकम, ये हो गया ई, 65 लाख की इनकम। और डिविडेंड देना है 4 लाख, डिविडेंड 4 लाख देना है। तो D1 भी निकाल सकते हैं कैसे, 4 लाख डिविडेंड देना है डिवाइडेड बाय 1 लाख शेयर है, मतलब 4 रुपए डिविडेंड पर शेयर। नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है आई, 75 लाख का नया इन्वेस्टमेंट है। ये देखो सेम इंफॉर्मेशन लास्ट क्वेश्चन में भी थी, मगर ये क्वेश्चन छोटा है, छोटा है। हाँ 3 स्टेप नहीं लेने, 2 स्टेप लेने। एमएम मॉडल के हिसाब से कंप्यूट द प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर एंड द नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड फॉर फाइनेंसिंग व्हेन डिविडेंड डिक्लेयर्ड और डिविडेंड नॉट पेड। अगर डिविडेंड दिया जाए और डिविडेंड नहीं दिया जाए, दोनों सिचुएशन में बताना है। ठीक है, हमें यहाँ पर 2 स्टेप ही लेने, अगर मार्केट प्राइस निकालनी है और नंबर ऑफ न्यू शेयर निकालने हैं, डिविडेंड देते हैं और डिविडेंड नहीं देते। पहले डिविडेंड अगर पे करते हैं तो ए पॉइंट, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर, सबसे पहले P1, P0 1 प्लस के ई माइनस D1, P0 100, 1 प्लस
0.14 माइनस 4 रुपये, 110, 110 रुपये प्राइस। फिर न्यू शेयर पता करें, न्यू शेयर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमें करना है 75 लाख माइनस रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी अर्निंग है 65 लाख, उसमें से आप डिविडेंड दे रहे हो 4 लाख, तो रिटेन्ड अर्निंग 61 लाख। तो अमाउंट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, ये तो अमाउंट आएगा कि आपको इतना अमाउंट, कितना 14 लाख। नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर 14 लाख डिवाइडेड बाय 110, 12,727 शेयर इशू करने पड़ेंगे। अब करते हैं अगर डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, इफ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर P1 इक्वल्स टू 100, 1 प्लस 0.14 माइनस 0, डिविडेंड 0 हो गया, मार्केट प्राइस 114। नाउ न्यू शेयर, न्यू शेयर्स इन्वेस्टमेंट 75 लाख माइनस रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग्स 65 लाख, तो 10 लाख रुपए अमाउंट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, अमाउंट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स 10 लाख। नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर 10 लाख डिवाइडेड बाय 114, 10 लाख डिवाइडेड बाय 114, 8772 शेयर। ठीक है, ये आपका दोनों पॉइंट का आंसर हो गया। हाँ, छोटा ही क्वेश्चन था, 2 स्टेप ही लेने थे ना, 3 स्टेप, वो करंट मार्केट वैल्यू नहीं निकालनी थी। अगले क्वेश्चन में तो और भी छोटा है, ये दिसंबर 24 में आया था। इसमें मार्केट प्राइस निकालनी है, डिविडेंड डिक्लेयर करते तब और नहीं करते तब, और नंबर ऑफ न्यू शेयर निकालते हैं जब डिविडेंड डिक्लेयर करते तब नए शेयर निकालने हैं बस। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, 10 लाख की कैपिटल है, एक शेयर 100 रुपए का है, तो एन 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, 10,000 शेयर हो गए, और P0 एक शेयर 100 रुपए का। करंटली क्वार्टेड, क्वार्टेड का मतलब मार्केट प्राइस, अभी जो मार्केट प्राइस है वो पार है, पार मतलब अच्छा मार्केट प्राइस 100 रुपए। द कंपनी प्रपोज डिक्लेरेशन D1 इट इज 10 रुपीज, कैपिटलाइजेशन रेट के ई 12%, मार्केट प्राइस निकालो, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाए, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, अगर डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया जाए, P1 इक्वल्स टू P0 1 प्लस KE माइनस D1,
P0 100, 1 plus 0.12 माइनस 10 माइनस 0, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड तो मतलब हो गया 0, 112। बी डिविडेंड डिक्लेयर्ड, अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो P1 इक्वल्स टू 100, 1 प्लस 0.12 माइनस डिविडेंड कितना है, डिविडेंड 10 रुपए, 10 रुपीज 102। फिर ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो नेट प्रॉफिट 5 लाख है और इन्वेस्टमेंट 10 लाख का करना है तो कितने नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, कंपनी डिविडेंड देती है, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 10 लाख हो गया। नेट प्रॉफिट कितना, 5 लाख। अच्छा डिविडेंड कितना देना है, देखो 10,000 शेयर है, एक शेयर पर 10 रुपए का डिविडेंड देना है, मतलब 1 लाख। तो लेस रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग्स 5 लाख प्रॉफिट माइनस 10,000 शेयर और पर शेयर 10 रुपए का डिविडेंड, तो 4 लाख इज रिटेन्ड अर्निंग। तो न्यू इक्विटी शेयर का अमाउंट, अमाउंट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर 6 लाख डिवाइडेड बाय 102, नहीं ये डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो 102 करेक्ट, 6 लाख डिवाइडेड बाय 102, 5882, 5882 नए शेयर इशू करने पड़ेंगे बस। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब ये तो इजी था। इसमें तो एक डिविडेंड प्राइस पता करनी थी, डिविडेंड डिक्लेयर करें और नहीं करें, और नंबर ऑफ शेयर निकालने थे अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो। पिछले क्वेश्चन में दोनों स्टेप लेने थे, उससे पहले में तीनों स्टेप लेने थे। मतलब देखो पहला वाला, सबसे पहला जो क्वेश्चन किया वो उसमें तीनों स्टेप थे, फिर पिछले वाले क्वेश्चन में 2 स्टेप थे, और इसमें 2 स्टेप भी पूरे नहीं थे, करेक्ट। एक में 2 स्टेप थे, एक में केवल 1 स्टेप ही था, ठीक है। तो ये आपका, और ये आपके एग्जाम में अभी लेटेस्ट में आ रखा है दिसंबर 24 अटेम्प्ट में, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर। मैंने आपको कहा ही था कि आज ख़त्म भी हो जाएगा और जल्दी ही ख़त्म होगा, और जैसा मैंने कहा था वैसा हो भी गया। तो फिर 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, ठीक है, 8 में से 4 कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर रेशियो एनालिसिस। हाँ इजी है चैप्टर, ज़्यादा भारी नहीं है। रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर, उसके बाद में फिर वर्किंग कैपिटल, फिर कैपिटल बजटिंग, और फिर कैश फ्लो, फंड फ्लो, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं और चैप्टर रेशियो में मिलते हैं। रेशियो थोड़ा सा ठीक चैप्टर है, मतलब ज़्यादा भारी भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं कहूँगा, नॉर्मल चैप्टर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।